दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हमने पिछली क्लास में मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा को पढ़ लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं लोथल और व बाकी अन्य जो स्थल बचे हैं उन सभी को कवर करते हैं। बात करें हम लोथल की खोज 1954 ईस्वी में होती है, जिसकी खोज करता है SR राव। यह बोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। लोथल के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको याद रखने हैं। खोज 1954 में, खोज करता SR राव, नदी है बोगवा नदी और गुजरात में स्थित है। उसके बाद इसके देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, यानी हड़प्पा के समय का जो बंदरगाह था वह लोथल था। यहाँ से हमें तांबे का हंस मिलता है। एक मर्तबान में धूर्त लोमड़ी का चित्र भी मिलता है। मर्तमान, ये मर्तबान है। मर्तबान में धूर्त लोमड़ी का चित्र भी हमें यहाँ से मिलता है। इसके अलावा चावल व धान की भूसी के साक्ष्य हमें लोथल से देखने को मिलते हैं। चावल व धान की भूसी के साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें मनके बनाने के कारखाना प्राप्त हुआ है। मनके बनाने का कारखाना हमें प्राप्त होता है लोथल से। यहाँ पर हमें सवा धान के अवशेष मिले हैं। ये धान है, सवा धान के अवशेष मिले हैं लोथल से। पक्के रंग से रंगे हुए पात्र मिले हैं। शतरंज के नमूने मिले हैं, यानी पता चलता है कि ये लोग शतरंज भी खेलते थे। लोथल को लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो भी कहा गया है। यानी लोथल है जिसे लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता था। यहाँ से हमें जेड हार मणके से निर्मित प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक हमें जेड हार मिला है जो कि मणके से निर्मित है। इसको हमने ऊपर अभी देखा था कि मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। यानी जब मनके बनाने का कारखाना था तो जाहिर सी बात है मनके से बनी हुई कुछ वस्तुएं भी हमें यहाँ से मिलेगी। तो जेड हार है जो मनके से बना हुआ था, वो हमें यहीं से प्राप्त होता है। चलिए आगे, चाहुंदड़ो। अब देखते हैं हम चाहुंदड़ो के बारे में। चाहुंदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में होती है। इनकी खोज करता थे MG मजूमदार। यह सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। चाहुंदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। खोज करता है MG मजूमदार। खोज होती है 1931 ईस्वी में। यह मोहनजोदाड़ो से 80 मील दूर दक्षिण में स्थित है। मोहनजोदाड़ो के दक्षिण में यह स्थित है। यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें मिली उनमें देखिए, सबसे पहले है पित्तल की बतख। पित्तल की बतख हमें प्राप्त होती है चाहुंदड़ो से। यहाँ से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिलते हैं। यानी इस बात से अंदाज़ा लगा जाता है कि वहाँ पर कॉस्मेटिक सामान भी मिलता था। वो हार श्रृंगार में भी पूरी तरह पारंगत थे, वो इस्तेमाल करते थे इन चीज़ों का। तो लिपस्टिक के साक्ष्य हमें मिलते हैं चाहुंदड़ो से। बतख मिली है और वक्राकार ईंटों के साक्ष्य हमें मिले हैं। यहाँ से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं चाहुंदड़ो से। अब देखिए रोपड़ को। रोपड़ है जिसकी खोज 1950 ईस्वी में होती है। रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में होती है। यह सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। रोपड़ की खोज 1950 में सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। इसकी खोज करता है BB लाल। सतलज के खोजकर्ता हो गए BB लाल। उत्खनन किया गया था 1955 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। उत्खनन किया था 1955 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ का किया था। अब बात करें रोपड़ के महत्वपूर्ण और टॉपिक्स के बारे में, उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो आज़ादी के बाद खोजा गया प्रथम स्थान है ये। यानी हड़प्पाकालीन जो सब स्थल है उनके अंदर, भारत के अंदर आज़ादी के बाद जो खोजा गया था वह प्रथम स्थान है हमारा रोपड़। और उससे पहले जो हमने पढ़े वो सब आज़ादी से पहले के थे। यह आज़ादी के बाद का है, पहला स्थान है। यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य हमें रोपड़ से प्राप्त होते हैं। एक मानव है और कुत्ता, मानव कुत्ते को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मानव व कुत्ते को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं कि जब
मानव को दफनाते थे, साथ ही उनको जो प्रिय कुत्ता वगैरह था वो भी साथ में दफनाया जाता था। तो इस तरह के साक्ष्य हमें रोपड़ से देखने को मिलते हैं। अब चले हम महत्वपूर्ण स्थल में कालीबंगा। कालीबंगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसकी खोज 1952 ईस्वी में होती है। कालीबंगा की खोज होती है 1952 ईस्वी में। खोज करता थे इसके अमलानंद घोष व बीबी लाल। अमलानंद घोष व बीबी लाल ने इनकी खोज की थी और उत्खनन किया था बीबी लाल व बी के थापर ने। उत्खनन करता थे बीबी लाल तथा बी के थापर। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। स्थान देखिए तो हनुमानगढ़ राजस्थान, यानी हनुमानगढ़ जिले में आते हैं कालीबंगा, राजस्थान राज्य में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे है। इसे तीसरी राजधानी कहा है यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि यह हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की तीसरी, जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी तीसरी मुख्य राजधानी थी। ये बात कहने वाले हैं दशरथ शर्मा। अब देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण जानकारियों में कुछ और चीज़ें। जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले हैं कालीबंगा से। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो आपका कालीबंगा इसका सही उत्तर होगा। कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं हमें कालीबंगा से। कच्ची ईंटों से घर बने हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में आप पढ़ते हो कि वहाँ पक्की ईंटें थी, लेकिन कालीबंगा में आपको देखने को मिलेगा कच्ची ईंटों के घर बने हैं। यहाँ से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हवन कुंड, जिसमें लोग हवन यज्ञ वगैरह करते थे, तो उस कुंड का पता चलता है हमें कालीबंगा से। कालीबंगा से लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं, यानी यहाँ पर जो नालियाँ हुआ करती थी, पानी निकासी की जो नालियाँ थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। इस तरह के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। हमें एक यहाँ से कांस्य की सुई प्राप्त हुई है, तो कांस्य की सुई के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, काली चूड़ियाँ कालीबंगा से मिल रहा है। और कालीबंगा शब्द का अर्थ भी काली से काली और बंगा का मतलब वो चूड़ियाँ होता है, यानी जहाँ से काली चूड़ियाँ मिली है इसी नाम पर इसका नाम भी पड़ा है कालीबंगा। तो ये कालीबंगा से ही हमें काली रंग की चूड़ियाँ प्राप्त होती है। तो ये हमारी कालीबंगा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कुछ और जानकारियाँ वो देखते हैं हम। यहाँ से हमें दीनहीन बस्ती व अलंकृत फर्श मिला है, यानी यहाँ पर जो फर्श थे घरों के वहाँ पर अलंकृत थे, उनके ऊपर अलंकरण किया गया मिला है। एक 6 वर्ष के बच्चे की खोपड़ी में छेद प्राप्त हुआ है हमें कालीबंगा से। भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं हमें सबसे पहले, वो भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। जो सबसे पहले भूकंप आया, इस तरह के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा से। यहाँ की मोहरें बेलनाकार थी, बेलनाकार मोहरें मिलती है हमें कालीबंगा से भी। तंदूर के साक्ष्य मिले हैं। तंदूर यानी जब रोटियां पकाने के लिए चूल्हे के अलावा तंदूर का भी इस्तेमाल ये लोग करते थे। इस तरह के अवशेष या जानकारियाँ हमें कालीबंगा से प्राप्त होती है। जले हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं हमें। जले हुए चावल के साक्ष्य हमें यहाँ पर मिले हैं। पता चलता है कि लोग चावल को पकाते भी थे। जले हुए चावल यहाँ पर जले हुए मिले हैं। तो इस तरह की बात आप ध्यान में रखेंगे। एक हमें यहाँ से तांबे का बेल प्राप्त होता है। तांबे की बेल की मूर्ति मिली है, वह भी हमें कालीबंगा से मिली है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। दीनहीन बस्ती व अलंकृत फर्श को ध्यान में रखना। अलंकृत फर्श हमें कालीबंगा से ही मिला है। अब आगे महत्वपूर्ण स्थल आता है हमारा धोलावीरा। धोलावीरा जिसे श्वेतकूप कहा जाता है, धोलावीरा जिसे श्वेतकूप कहा जाता है, इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में होती है। धोलावीरा कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। खोज 1967-68 में होती है। यह कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। इसके खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है जगपति जोशी को। जगपति जोशी इनके खोजकर्ता माने जाते हैं। उत्खनन का कार्य किया था 1889-91 के बीच में R.S. विस्ट के द्वारा। 1989 से 1991 के बीच में R.S. विस्ट के द्वारा इसका उत्खनन का काम
किया जाता है धोलावीरा का। धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में धोलावीरा को कब शामिल किया, तो सही उत्तर आपका 1921 में। ये आपको कुछ स्थलों के नाम देकर उसमें से पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो आप उसमें धोलावीरा नाम आप कर सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है श्वेतकूप किसे कहते हैं, तो सही जवाब आपका फिर भी होगा धोलावीरा। तो धोलावीरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुजरात में स्थित है। अब देखते हैं धोलावीरा से महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हो रहे हैं। यह भारत की विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती थी, यानी सबसे विशाल बस्ती जो मानते हैं हड़प्पा काल की, वह थी धोलावीरा। सबसे बड़े आकार के लिपि वर्ण हमें यहाँ से मिलते हैं। जब बस्ती बड़ी थी तो वहाँ पर आकार भी बड़ा होगा, तो सबसे बड़े आकार के जो लिपि वर्ण हैं वह हमें कहाँ से मिले हैं, धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। यहाँ दुर्गीकृत इलाका पश्चिम के बजाय दक्षिण में था। यहाँ पर जो दुर्गीकृत इलाका था वह पश्चिम में ना होकर दक्षिण में मिलता है। विशाल स्टेडियम मिलता है हमें धोलावीरा से, तो पता चलता है कि वो लोग खेलने में भी रुचि रखते थे। तो यहाँ पर खेलने का एक विशाल स्टेडियम प्राप्त हुआ है हमें धोलावीरा से। एक सूचना पट मिला है, खेलने का स्टेडियम है तो सूचना भी होती होगी कि कब कहाँ कौन सा खेल खेला जाएगा, तो इस तरह सूचना पट भी हमें यहाँ से मिलता है। त्रिस्तरीय नगरीय योजना भी हमें प्राप्त होती है धोलावीरा से। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी। एक बार फिर से देखिए, यह भारत के विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती थी। सबसे बड़े आकार के लिपि वर्ण मिले हैं हमें यहाँ से। यह दुर्गीकृत इलाका पश्चिम के बजाय दक्षिण में था। विशाल स्टेडियम मिला है, सूचना पट मिला है, त्रिस्तरीय नगरीय योजना के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं धोलावीरा से। तो ये हमारा महत्वपूर्ण स्थल था धोलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी प्रमुख विशेषताएं अगर बात करें तो हम देखें, यहाँ पर हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से प्राप्त लगभग 18 मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से लगभग 18 मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। हड़प्पाकालीन स्थल सर्वाधिक गुजरात में खोजे गए हैं। सर्वाधिक गुजरात में खोजे गए हैं हड़प्पाकालीन स्थल। सिंधु घाटी का जो दक्षिणतम बिंदु था वह रंगपुर था। सिंधु घाटी का दक्षिणतम बिंदु रंगपुर था। सिंधुवासी जो है मातर देवी की उपासना करते थे और पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो वहाँ पर दो लोगों को मिलती है आपको जानकारी कि सिंधुवासी मातर देवी की उपासना, वह पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसके अलावा मछली पकड़ने का कांटा हमें बनवाली हरियाणा से मिला है। बनवाली हरियाणा से हमें मछली पकड़ने का कांटा मिला है। कालीबंगा एकमात्र स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा था। यानी कालीबंगा के जो शहर था, निचला शहर व ऊपर के जो शहर था, यहाँ पर सामान्य लोग व प्रशासन के जो लोग रहते थे वो सब किले से घिरे थे। मिट्टी की मूर्ति चिकोटी पद्धति से बनी है। यहाँ पर जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनी हैं सिंधु सभ्यता में वो सब चिकोटी पद्धति से बनी हैं। बर्तन पर काले रंग से ज्यामितीय आकार में चित्रकारी की गई है। बर्तन जो खुद थे लाल रंग में थे, उनके ऊपर जो चित्रकारी की गई है वह काले रंग से की गई है। एक हमें यहाँ पर तांबे का बाणागर मिला है बनवाली से। बनवाली से हमें तांबे का बाणागर, जो बाण पर आगे लगाते हैं वह वाला भाग जो बाणागर होता है वह हमें बनवाली से प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है, उन पर हम देखते हैं। सिंधुवासी द्रविड़ थे जो व्यापार करते थे। यानी ये द्रविड़ जाति के थे, द्रविड़ जाति थी सिंधुवासियों की, और ये व्यापारी थे, व्यापार करते थे ये लोग। इन लोगों को घोड़े व लोहे का ज्ञान नहीं था। इस समय हमें लोहे का व घोड़े का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब ये पता चलता है कि इन लोगों को लोहे के बारे में पता नहीं था, घोड़े के बारे में भी इनको कोई जानकारी नहीं थी। चित्रांकन में आयत का पता नहीं था। यानी जब ये चित्रण किया इन लोगों ने, ज्यामितीय आकृतियाँ वगैरह बनाई है, उसके अंदर आयत की जानकारी कहीं से नहीं मिली है हमें। यहाँ जो हमें मोहरें प्राप्त होती है वो सब स्टेटाइट की बनी हुई है।
स्टेटाइट की बनी हुई मोहरें हमें यहाँ से मिलती है। कुब्बड़दार बेल प्रमुख था। यहाँ सिंधु के सभ्यता में एक कुब्बड़दार जो बेल है वह सबसे प्रमुख था, परंतु सर्वाधिक संख्या यूनिकॉर्न की मिलती है। यहाँ पर मोहरों वगैरह पर हमें सर्वाधिक जो संख्या देखने को मिलती है वह सर्वाधिक संख्या यूनिकॉर्न की है। लेकिन वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था उनमें बेल था। बेल सबसे महत्वपूर्ण पशु था, लेकिन संख्या सबसे अधिक हमें यूनिकॉर्न की देखने को मिलती है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब हम देखें, सबसे प्राचीन नगर हड़प्पा था, यानी सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर हड़प्पा था, परंतु सबसे प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था। सबसे प्राचीन नगर हड़प्पा था, परंतु सबसे प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था। भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी था। भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी था। सबसे छोटा नगर अलादीनो है। सबसे छोटा नगर अलादीनो है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अब बात करें हम आगे लिपि की। हड़प्पा जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, इनकी लिपि चित्राक्षर थी या पिटोग्राफी थी। यहाँ की लिपि को चित्राक्षर या पिटोग्राफी कहा जाता है। चित्राक्षर या पिटोग्राफी लिपि को कहा जाता है। यहाँ पर हमें बंदरगाह देखिए। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः 3 बंदरगाहें थे। नंबर 1 लोथल जो भारत में स्थित है, यह भी मुख्य बंदरगाह था सिंधु सभ्यता के टाइम का। इसके अलावा सुतकोनोडोर, यह भी सिंधु सभ्यता के टाइम का महत्वपूर्ण बंदरगाह में था जो कि पाकिस्तान में स्थित है। एक अलादीनो, यह भी पाकिस्तान में है, यह भी एक बंदरगाह था। तो सिंधु सभ्यता के दौरान, सिंधु सभ्यता के काल में 3 बंदरगाह थे, जिसमें एक भारत में है, 2 पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का आकार जो था त्रिभुजाकार था, यानी जहाँ जहाँ ये महत्वपूर्ण स्थल हमें मिले हैं, तो जब इनको एक आकार में देखें तो यहाँ से हमें त्रिभुजाकार आकृति बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग श्री आर्ट एजुकेशन। दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगर आपको मेरे वीडियो, मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।